एपिसोड 11 में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ दो कहानियां साझा करना चाहता हूं। एक जो बहावला के सियाचल में कैद होने से पहले घटित हुई और एक उनके कैद होने के तुरंत बाद। ये दो कहानियां बहावला के कैद होने से पहले और उसके बाद अब्दुल बहा और उनके परिवार के जीवन में जो परिवर्तन हुआ उसको दर्शाती है। हम जानते हैं कि अब्दुल बहा के दादा मिर्जा बुजुर्ग पहले एक वजीर थे और बाद में उन्हें गवर्नर के रूप में भी नियुक्त किया गया था। जब मिर्जा बुजुर्ग का निधन हुआ तब बहावला से उसी मंत्रालय में अपने पिता के पद को संभालने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उन्होंने यह करने से इनकार कर दिया। अब्दुल बहा की मां आसिया खनुम स्वयं एक धनी कुलीन परिवार से थी। उनके पिता मिर्जा इस्माइल फारस के राजा के दरबार में मंत्री थे और अत्यधिक प्रभावशाली थे। जब अब्दुल बहा का जन्म हुआ, बहावला के पास कई एकड़ जमीन थी और उनके पास कई मवेशियों के बड़े झुंड थे। वे एक सुंदर बड़े घर में रहते थे जिसमें सुंदर फूलों और स्वादिष्ट फलों से भरा बगीचा था। अमीर होते हुए भी हम जानते हैं कि बहावला ने अपना धन गरीबों और उन लोगों पर खर्च किया जिन्हें मदद की जरूरत थी। ये लोग हमेशा उनके पास आते थे, कोई भी वहां से खाली हाथ नहीं लौटता था। अपने माता पिता की तरह अब्दुल बहा स्वयं भी बहुत उदार थे। एक दिन बहावला के मवेशियों के चरवाहों ने एक बड़ा भोज आयोजित किया जिसमें बहावला ने अब्दुल बहा को जाने को कहा। उस समय वे केवल 7 वर्ष के थे। चरवाहों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने इस भोज के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे। खाने से पहले गीत संगीत हुआ और फिर दोपहर के भोजन के समय वे सभी स्वादिष्ट भोजन करने के लिए घास पर बैठ गए। भोजन के बाद अब्दुल बहा को अलविदा कहने का समय आया। उस समय मवेशियों के मालिक के द्वारा चरवाहों को उपहार देने का रिवाज था और इसलिए क्योंकि अब्दुल बहा भी मालिक के बेटे थे, वे उनसे कुछ उम्मीद कर रहे थे। लेकिन अब्दुल बहा छोटे थे और उनके पास उस समय देने को कुछ भी नहीं था। वे क्या करते? तब उन्हें एक विचार आया, मैं प्रत्येक चरवाहे को झुंड में से कुछ भेड़ दूंगा। यह बात उन्होंने प्रधान चरवाहे से कही। चरवाहे ने सोचा कि यह एक अच्छा सुझाव था और इसलिए उसने इसे तुरंत अमल में लाया। जब वे वापस घर पहुंचे तो बहावला को उस घटना के बारे में बताया गया। उनके बेटे ने कई भेड़ों को दान कर दिया था। बहावला इसे सुनकर खूब हंसे और कहा कि शायद अब्बास को अपनी उदारता से बचाने के लिए उन्हें किसी को रखना होगा, अन्यथा किसी दिन वह अपने आप को ही दान कर देंगे। आइए अब हम देखते हैं कि बहावला के सियाचल में कैद होने के तुरंत बाद क्या हुआ। एक दिन एक सेवक दौड़ता हुआ घर में आया और रोते हुए बोला, मालिक मालिक गिरफ्तार हो गए हैं। मैंने उन्हें देखा, ओह उन्हें पीटा गया। मैंने सुना कि उनके तलवे पर बहुत डंडे मारे गए हैं। उनके पैरों से खून बह रहा था। उनके पास जूते नहीं हैं, उनकी पगड़ी चली गई है, उनके कपड़े फटे हुए हैं, उनके गले में जंजीर है। यह सुनते ही अब्दुल बहा की मां का चेहरा फीका पड़ गया। अब्दुल बहा और उनकी बहन फातिमा डरे हुए थे और जोर जोर से रोने लगे। किस कारण से बहावला पर ये यातनाएं टूट पड़ी थी? बाब और उनके अनुयायियों पर की गई भयानक क्रूरता के कारण 2 युवा बाबी गुस्से से पागल हो गए थे। वे नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने नसरुद्दीन शाह पर पिस्तौल से गोली चलाई। शाह केवल मामूली रूप से घायल हुए थे, उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई थी। लेकिन इस हमले के कारण बाब के अनुयायियों की स्थिति पहले से कहीं अधिक कठिन हो गई। हमले में केवल 2 बाबी शामिल थे, दूसरों को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। अगर उन्हें योजना के बारे में पता होता तो वे निश्चित रूप से इसके लिए राजी नहीं होते। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि सभी बाबियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक बार फिर से अत्याचार की लहर शुरू हो गई। सैनिक
बहावला को एक भयानक जेल सियाचल में ले आए थे। यह एक पुराना भूमिगत जलाशय था। केवल सबसे खतरनाक अपराधियों को इसमें रखा जाता था। अंदर ठंड थी, अंधेरा था और भयानक गंध थी। बहावला के पैरों को बेड़ियों से बांध दिया गया और उनके गले में एक बहुत भारी जंजीर डाल दी गई। और अब्दुल बहा की मां और उनके बच्चों का क्या हुआ होगा? बहावला के कैद के तुरंत बाद लोग घर में घुसकर सामान लूटने लगे। उनकी जमीन और सारे मवेशियां उनसे छीन ली गईं। अब्दुल बहा की मां केवल अपने कुछ गहनों को ही बचा पाई। परिवार अब अपने ही घर में सुरक्षित नहीं थे। घर के अंदर पत्थर फेंके जा रहे थे। सौभाग्य से बहावला के भाई मिर्जा मूसा अभी भी वहीं थे। उन्होंने उन्हें तेहरान शहर के पीछे की गलियों में एक छोटे से घर में छुपने में मदद की। कुछ ही दिन पहले वे बहुत अमीर थे और अब अचानक उनके पास कुछ भी नहीं बचा। एक ही दिन में अब्दुल बहा, उनकी मां, बहन फातिमा और उनके छोटे भाई मेहंदी का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। पहले वे सबसे अमीर परिवारों में से एक थे, अब अचानक से सबसे गरीब परिवारों में से एक हो गए। पहले वे एक सुंदर बगीचे वाले एक विशाल घर में रहते थे, अब वे पीछे की गली में एक छोटे से घर में रहते थे। पहले गरीब उनके पास मदद के लिए आते थे, अब उन्हें खुद अपने रिश्तेदारों से मदद मांगनी पड़ती थी। अब्दुल बहा के मां के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं था। एक बार ऐसा भी हुआ कि अपने बच्चों को देने के लिए उनके पास सिर्फ एक मुट्ठी आटा ही था। उनका जीवन अब खतरे से भरा था। एक बार अब्दुल बहा अकेले बाजार जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि लड़कों का एक समूह उनका पीछा कर रहा था। वे उनकी ओर दौड़ रहे थे, उन पर पत्थर फेंक रहे थे और बाबी बाबी चिल्ला रहे थे। अब्दुल बहा रुक गए। इतने बड़े समूह के खिलाफ अकेले वे क्या कर सकते थे? अब्दुल बहा उन लड़कों की ओर मुड़े और दृढ़ निश्चय के साथ उनकी ओर भागे। यह देखकर वे लड़के सचमुच डर गए और भागने लगे। वे भागते हुए चिल्ला रहे थे, एक छोटा बाबी तेजी से हमारी पीछा कर रहा है, वह निश्चित रूप से हम सभी को मार डालेगा। उस दिन के बाद फिर कभी अब्दुल बहा को सड़कों पर किसी भी लड़के ने परेशान नहीं की। लेकिन खतरा टला नहीं था। उन्हें छिप कर रहना पड़ा और वे कहीं सुरक्षित नहीं थे। फिर भी अब्दुल बहा और उनकी मां बहावला के बारे में पूछने के लिए प्रतिदिन शहर में जाते थे। हर दिन एक बाबी को कारागार से निकालकर मार डाला जाता था। उन्हें डर था कि किसी भी दिन वह बाबी बहावला हो सकते थे। लेकिन 4 महीने जेल में रहने के बाद बहावला को आखिरकार रिहा कर दिया गया। लेकिन उन्हें एक ही महीने में फारस छोड़ने के लिए कहा गया था। बहावला दर्दनाक घाव के साथ सियाचल से घर आए थे। वे कमजोर थे और ठीक होने के लिए 1 महीना काफी लंबा नहीं था। अब्दुल बहा की मां और उनकी चाची मरियम ने बहावला की बहुत अच्छी देखभाल की। अब्दुल बहा खुद सिर्फ 8 साल के थे। उनकी बहन फातिमा 6 साल की थी। लेकिन उन्हें अपने छोटे भाई मिर्जा मेहंदी को पीछे छोड़ना पड़ा, जो केवल 4 साल का था। यात्रा उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकती थी। अब्दुल बहा की मां ने यात्रा के लिए अपने परिवार को यथासंभव तैयार करने की कोशिश की। उनके पास कुछ ज्यादा पैसा नहीं बचा था। उनका ज्यादातर सामान चोरी हो गया था। वे केवल कुछ छोटी चीजें ही बेच सकती थी। उनके पास पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे। तभी उन्हें पता चला कि अब्दुल बहा भी बीमार थे। उन्हें टीबी हो गया था, जो फेफड़े की एक गंभीर बीमारी है। डॉक्टर ने कहा कि वे ठीक नहीं हो सकते। फिर भी उन्हें अब फारस में रहने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने सर्दियों के बीच में लंबी और कठिन यात्रा शुरू की। उन्हें ऊंचे पहाड़ों से जाना पड़ता था और अक्सर बर्फ से होते हुए अपने लिए रास्ता बनाना पड़ता था। उनके कपड़े इस कड़ी ठंड के लिए बहुत ही पतले थे। ठंड इतनी थी कि कभी कभी वे हिल भी नहीं पाते थे। अब्दुल बहा के पैर 2 बार अधिक ठंड के कारण नीले और सुन्न पड़ गए थे। इसके परिणाम स्वरूप उनके पूरे जीवन में उन्हें परेशानी हुई और बाद में हमेशा उन्हें काफी बड़े जूते पहनने पड़े। 3 महीने की भयानक यात्रा के बाद वे बगदाद में पहुंचे। अब जाकर बहावला को ठीक होने
और उनके घाव को भरने का मौका मिला। और अब्दुल बहा, जिन्हें बताया गया था कि उन्हें टीवी थी, वे कैसे थे? बगदाद में वह फिर डॉक्टर के पास गए। एक डॉक्टर ने कहा कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, वह अपनी जानलेवा बीमारी से पूरी तरह उबर आए थे। ऐसा लगा जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। तो हमने देखा कि किस तरह सियाचल की घटना के बाद अब्दुल बहा का जीवन पूरी तरह बदल गया और पूरा जीवन कठिनाइयों में बीता। लेकिन एक चीज जो नहीं बदला वह थी उनकी उदारता। बहाउल्लाह को डर था कि किसी दिन अब्दुल बहा अपने आप को ही दान कर देंगे, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने पूरा जीवन मानव जाति की सेवा में दान कर दिया।